नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास एक ज़रिया। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं ठाकुर एस चौहान जी, जो कि हिमालयन जागृति मंच के अध्यक्ष। वो एक समाज सेवी के रूप में कई दशकों से हमारे भारत में काम कर रहे हैं। वी वेलकम यू सर। थैंक हमें यू। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे समक्ष बैठे और हमें मौका मिल रहा है आपसे रूबरू होने का। थैंक यू। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जैसे हम सभी जानते हैं, ये एक देवभूमि है, देवों की भूमि है। हिमाचल प्रदेश देवों की भूमि में बढ़ती हुई दरिंदगी के लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई है, वो एक बहुत सराहनीय चीज़ है, जिसके लिए हम इनको शुभकामनाएं भी देते हैं। और इनका जो देश के प्रति सद्भावना है, प्रेम है, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। मैं चाहूँगी सर, आप हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि वो आपको जान सके, समझ सके, एंड आपके पीछे की सोच को आप प्लीज़ दर्शकों तक रूबरू कीजिए। धन्यवाद। मैं ठाकुर एस चौहान, बैजनाथ के पास नीचे गांव लाला पड़ता है, तहसील रोड पड़ती है, वहाँ से हूँ। लगभग 47 साल से दिल्ली में निवास है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि यह है कि माता पिता तो हमारे किसान पृष्ठभूमि थे। मैं दिल्ली जाके हमने थोड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में, अपने आप को सेटल कर लिया। उसके बाद अपने 2 बेटे हुए, उनको पालन पोषण करके अच्छी शिक्षा वगैरह देकर आज की वर्तमान में वो बढ़िया अच्छे सेटल हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई है। हमने दिल्ली में अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष तो किया, लेकिन साथ साथ अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, देवभूमि हिमाचल के लिए भी जो अपने से कुछ सार्थक प्रयास, कोई पुरुषार्थ हमसे हो सका, वो हमने आज तक किए। और लगभग 4 दशकों से हम हिमाचल की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, उनको भारत सरकार, भारत संसद के आगे, हिमाचल की प्रदेश सरकार के आगे भी जोरों से रखते आए हैं, गंभीरता से, ताकि उनका जल्द से जल्द समाधान हो और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठे, लोग आगे बढ़ें, हिमाचल के लोग राष्ट्रीय धारा में आगे की पंक्ति में रहें, उनका जीवन स्तर भी सुधरे, उनके आने वाली जो हमारी पीढ़ियां, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, वो राष्ट्र का और प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने अपनी फील्ड में वो कई सफलता की कई ऊंचाइयों को छुएं। लेकिन खाली सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। हमने जब देखा कि हिमाचल का, जब प्रदेश का तब तक समुचित विकास नहीं हो सकता जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो ढांचा है वो मजबूत नहीं होगा। और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आवागमन की सबसे बड़ी समस्या है। हिमाचल मुख्य रूप से सड़क मार्गों पर निर्भर करता है, और पहाड़ी इलाकों में सड़कें बारिश के, खासकर बरसात के मौसम में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, एवेलांच होता है, बर्फ़ चलता है या बाढ़ बह आती हैं, तो कई सारी सड़कें जगह जगह से टूट जाती हैं, कई पहाड़, कई पुल वो ढह जाते हैं, लोग अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, उनकी जो गतिविधियां वो रुक जाती हैं, वो अपना कोई रोज़गार, आजीविका के लिए घर से नहीं निकल सकते, घर में बंद होकर रह जाते हैं। लोगों के छोटे मोटे कोई बिजनेस, व्यापार, कोई काम धंधे, वो सारे रुक जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसको बड़े हल्के में लेती है कि बरसात में हो गया, लेकिन लोगों का जनजीवन इतनी बुरी तरह से अस्त व्यस्त होता है कि वो बरसात के बाद भी 6 महीने तक उबर नहीं पाते हैं। इसके लिए हमने बड़े हिमाचल की प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार से भी कहा कि हिमाचल में सड़क मार्गों को इतना मजबूत बनाया जाए और 4 लेन वगैरह चौड़ा करके, ताकि उसके अवरुद्ध, कोई आवागमन अवरुद्ध ना हो सके, बिल्कुल लगातार बना रहे और लोगों को आना जाने की व्यवस्था नहीं। साथ में सड़क मार्ग का एक दूसरा विकल्प भी रेल मार्ग के रूप में हिमाचल में
रखा जाए। अभी तक जो हिमाचल में नाम मात्र का रेल मार्ग है, एक ही रेल मार्ग है ब्रॉड गेज की, वो ऊना अंब तक। जी। बाकी तो नैरो गेज लाइनें हैं अंग्रेज़ों के टाइम की, पठानकोट से जोगिंद्रनगर और एक कालका से शिमला। वो आज तक अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी 70 सालों में ब्रॉड गेज तो क्या मीटर गेज भी नहीं हो सकी हैं, और जैसे के तैसे ही हैं। हालांकि जब अंग्रेज़ों ने इन रेल मार्गों को बनाया था उस टाइम तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का कोई नामो निशान नहीं था, मैनुअली हाथ से लोगों से काम करवाया था। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी इंजीनियरिंग डेवलप है कि वो चाहें तो इन मार्गों को, रेल मार्गों को नैरो गेज से ब्रॉड गेज नहीं तो मीटर गेज तो बना ही सकते हैं। तो हम बार बार यही अनुरोध करते हैं, कई बार हमने संसद के आगे इन मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन भी दिए कि हिमाचल में सड़क मार्ग का एक विकल्प रेल मार्ग के रूप में भी विकसित किया जाए जहाँ तक संभव हो। हाँ, सारे हिमाचल में नहीं, कहीं बड़े खतरनाक पहाड़ हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर वगैरह, पांगी भरमौर वगैरह, वहाँ तक नहीं, जहाँ तक संभव है वहाँ तक तो जा सकते हैं। आजकल टनलें भी आराम से खोदी जा सकती हैं। अगर कश्मीर के पहाड़ भी तो हिमाचल से ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ अगर श्रीनगर तक भारत सरकार ट्रेन ले जा सकती है, रेल मार्ग ले जा सकती है, तो हिमाचल में क्यों नहीं? ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि हिमाचल के शांतप्रिय लोग हैं, इसलिए उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। इस बात का हमें बड़ा रोष है और पिछले 4 दशकों से हम इसका विरोध करते आ रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर, विकास के विषय पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिमाचल के शांतप्रिय लोग देशभक्त भी हैं। देश के लिए बलिदान और कुर्बानी देने में हिमाचल का जवान, चाहे वो सेना में है, चाहे पुलिस में है, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में है, वो अग्रणी रहा है। और हिमाचल के व्यक्तियों की पहचान देश में सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों में की जाती है। आज की डेट में अगर सारे प्रदेशों का देखा जाए तो करप्शन, अपराध और भ्रष्टाचार सबसे कम हिमाचल में होता है। जितनी डकैतियाँ और किडनैप, जो जघन्य अपराध दूसरी स्टेटों में होते हैं, हिमाचल में भी होते हैं, लेकिन बड़े नाम मात्र, उसके मुकाबले कुछ हैं। तो हिमाचल एक बड़ा शांतप्रिय सौम्य प्रदेश है। हिमाचल के लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, अतिथियों का बड़ा स्वागत करते हैं हंसकर, लेकिन उसका प्रतिफल जो है वो प्रदेश सरकार या हिमाचल केंद्रीय सरकार भी ठीक ढंग से नहीं उनको समझ सकती है, वो उनको बड़े हल्के में लेती है। तो अब धीरे धीरे लोगों में एक आक्रोश फूटता जा रहा है, एक बड़ी निराशा सी छाती जा रही है कि प्रदेश सरकार तो क्या, केंद्र भी नहीं, दोनों राजनीतिक कुश्ती में हिमाचल के लोग पिस रहे हैं। सीधी सी बात है कि राजनीतिक नेताओं और पार्टियों की राजनीतिक कुश्ती में हिमाचल का इनोसेंट, निरपराध और ईमानदार जो नागरिक है वो पिसा जा रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उनको कुछ नहीं, हम लोग मुफ्त में कुछ नहीं चाहते हैं। हिमाचल का कोई व्यक्ति फ्री में कुछ नहीं चाहता है। ये जो नेता और पार्टियां फ्री में बांटने का लालच देकर, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध। हमें फ्री में, हमारे हिमाचल के लोग मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं, परिश्रमी हैं। वो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत करना जानते हैं, वो अपनी आजीविका अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलने चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। अगर ये साधन रेलवे वगैरह का, आवागमन वगैरह का, सड़कें वगैरह ठीक ठाक चलें, वो अपनी आजीविका खुद पैदा कर सकते हैं। वो अपनी साग सब्जी उगाएंगे। अब उनको मार्केट तक ले जाना है तो उसके लिए भी तो गाड़ियाँ और सड़कों और रेलों की ज़रूरत पड़ती है। फल है, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, अनाजें हैं, कई चीज़ें हैं, और कोई फर्नीचर का, कोई लकड़ी का सामान है, कोई ऊनी कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हिमाचल से बाहर वो अपनी दूसरे आर्ट कला को भी वो विकसित करके बाहर तक ले जा सकते हैं। लेकिन उसका मौका मिलना चाहिए। जब साधन ही ना हो तो कैसे लेके जाएगा? वो तो हिमाचल में उनका सारा जो टैलेंट सारा दब के रह जाएगा। तो ये बात है। दूसरा, हिमाचल एक शांतप्रिय प्रदेश है,
इसको हम बिहार बंगाल नहीं बनने देंगे। आतंकवाद चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, शांति से रहना है तो हिमाचल में वेलकम है। हम रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिमाचल में बिल्कुल नहीं टिकने देंगे। जो पुराने आज़ादी से पहले के अगर हिमाचल में मुसलमान रह रहे हैं, उनको पहले भी हिंदुओं ने कभी कोई परेशान नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। अगर कोई मुसलमान पहले से रहते आए हैं पीढ़ियों से, आज़ादी से पहले से, उनको हिंदू समाज ने, हिमाचल में हिंदुओं का बहुमत है, लेकिन हिंदू समाज ने कभी भी उन मुसलमानों को परेशान नहीं किया आज तक। लेकिन मुसलमान भी ये गलतफहमी में ना रहें कि हिमाचल में आके हम बिहार बंगाल जैसी गंदगी मचाएं। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा मारेंगे, सरकारें चाहे अपनी राजनीति करती रह जाएंगी। हिमाचल का आदमी अगर शांत है तो वो फिर दूसरी भाषा भी बोलना जानता है। अगर कोई उनको बेवकूफ़ ना समझे, शांत हैं, ईमानदार हैं, सीधे साधे हैं, लेकिन डरपोक या वो नहीं है, वो गलत बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा मार के भगाएंगे कि पलट के नहीं आएंगे वो। अगर चाहे गवर्नमेंट जितना मर्जी हो अपने वोट बैंक के लिए उनको ये करती रहे, लेकिन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ना ये अवैध मस्जिद मज़ारें मदरसे वगैरह ये बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हिमाचल को हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। यहाँ का शांत वातावरण नहीं खराब होने देंगे। ना हम इसमें ना सड़कों में नमाज पढ़ने की इजाज़त देंगे, ना कोई मस्जिदें। मेरा जैसे पहले रहते थे वैसे रह सकते हैं तो रहें। अगर हिमाचल में दिक्कत है, बड़े आराम से वो अपना बोरी बिस्तर उठा के जा सकते हैं जहाँ उनको जाना है। लेकिन हिमाचल में हम उनकी ऐसी हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। चाहे उसके लिए हमें पुलिस की लाठी खाना पड़े, गोली खाना पड़े, जेल में जाना पड़े, फांसी पर लटकना पड़े, हम अपने हिमाचल का शांत वातावरण नहीं खराब करने देंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण को हम हिमाचल में नहीं चलने देंगे। मुस्लिमों की इस तरह की अवैध हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ये हमारी सब्र का इम्तिहान ना लें, ना नेता लोग, ना पार्टियां, ना सरकार और ना मुसलमान, हिमाचल का पहाड़ी आदमी एक हाथ में जिंदगी एक में मौत लेकर चलता है। पहाड़ी आदमी कभी किसी भी काम से पीठ नहीं दिखाता है, सामने डटकर, चाहे प्राकृतिक विपदाएं हैं, चाहे आदमियों का बनाया हुआ संकट है, हर चीज़ का सामना करना जानता है। देश के दुश्मनों से भी लड़ना जानता है। और देश के अंदर जो हमारे प्रदेश का शांत माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसे तत्वों से निपटना भी जानता है। हम निपट के दिखाएंगे। लेकिन इनको या तो शांति से रहना सिखाएंगे या फिर प्रदेश से बाहर भगाएंगे। ये हमारा प्रदेश किसी नेता या किसी अफसर की कोई बपोती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। ये प्रदेश हमारा है। इसकी रक्षा और इसका वातावरण, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा धर्म है। हम अपने हिंदुस्तान, हिमाचल और सनातन, इसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। सर, मैं आपसे आमतौर पे देखा जाए कि सरकार, सत्ता में कोई भी सरकार हो, वो विकास और विरासत की बात करती है। सालों साल से यही हम सभी ने देखा है कि विरासत की बात होती है, विकास की। बट विकास के नाम पर सिर्फ वो एक हवा बनाया जाता है, एक ख्याली पुलाव बनाए जाते हैं। बट स्टिल आज भी हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो आज भी स्टिल वैसे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो बदलाव क्यों नहीं हमारी सरकारें ला पा रही है, और क्यों लोग आज भी हम जैसे, आप जैसे इंसान उन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं और स्पष्ट रूप से कह दूं, बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, भारत में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि आज चाहकर भी कोई ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं टिक सकता, कोई सच बोलकर राजनीति नहीं कर सकता, सच्चा और ईमानदार आदमी राजनीति में नहीं चल सकता। जो हैं भी इक्के दुक्के, वो बिल्कुल खामोश रहने को मजबूर हैं। वो बेचारे बोलेंगे तो उनको चारों तरफ से भ्रष्ट लोग जीने नहीं देंगे, उनको परेशान करेंगे तरह तरह से।
या तो उसको अपनी तरह भ्रष्ट बना देंगे, अपनी तरह उसको वैसा बना देंगे झूठा, और उनकी तरह मक्कारी पे करने लग पड़ेगा, उनके रंग में रंग जाए, या फिर बेचारा वो राजनीति छोड़ के अपने घर में दुबक के बैठ जाए। आज राजनीति का इतना स्तर नीचे गिर गया है। और जो आपने सरकारों की बातें की, सरकारें भी तो आजकल हमारे देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र, सरकारें लोकतंत्र की प्रक्रिया से बनती हैं, वोट डलते हैं तो उसमें राजनीति चलती है। चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां लड़ सकती हैं ना, कोई फौज का सिपाही नहीं लड़ सकता, कोई अफसर कर्मचारी नहीं लड़ सकता, तो पार्टियां और नेता ही चुनाव लड़ते हैं। तो उनमें ईमानदारी और सच की कमी है। अगर खोटे सोने का अगर गहना बनाओगे वो खोटा ही होगा। जब सोना ही सच्चा नहीं था तो गहना कहाँ से सच्चा हो जाएगा भाई। वो जो नेता ये इतनी बेईमानी और ठगी से और झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के तरह तरह के प्रलोभन दे के सब्ज बाग दिखा के वोट लेते हैं छल कपट करके, तो वो आगे ईमानदारी से काम कैसे करेंगे। अब मान लो किसी सरकार ने कहा हम आपको फ्री में दे देंगे, उसने बिना देखे कह दिया, चलो उनकी सरकार बन गई, लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनको वोट दे दिया, उनकी सरकार बन गई। जब सरकार के बने देखा तो खजाना तो खाली है, अब फ्री में क्या देंगे। कई बार तो कई प्रदेशों में ऐसा हाल है और हिमाचल में भी है कि फ्री में तो क्या देना, जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तनख्वाहें देना, उनके वेतन देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बेतुके जो वायदे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसकी बजाय उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि झूठे लॉलीपॉप झूठे बच्चों की तरह बहलाने की बजाय वो सच्ची और ईमानदार बात करें कि वो प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, प्रदेश का कितना भला कर सकते हैं, प्रदेश को क्या कुछ दे सकते हैं। आदमियों को लालच ना दें, प्रदेश का सड़कों की दशा सुधारें, रेलवे लाइनों वगैरह की व्यवस्था, कानून ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, कानून व्यवस्था ये ठीक करें, अपराधों को रोकें, भ्रष्टाचार को रोकें, पारदर्शिता को लाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करें। शिक्षा और स्वास्थ्य में इतनी ज़बरदस्त दुकानदारी चली है, स्कूल आजकल दुकानें बन गई हैं और अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। आम सरकारी स्कूलों में आपके मास्टर नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, आम आदमी मजबूर होकर पब्लिक स्कूलों में डालता। पब्लिक स्कूलों में उनको नर्सरी से लूटने लगते हैं, किताबों के नाम पे, वर्दी के नाम पे। इतना पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं आता जितना उनका फालतू खर्चा आ जाता है, और उनको फिर पब्लिक स्कूल वाले ही मजबूर करते हैं कि आप इनको ट्यूशन भी पढ़ाओ। तो ये तो एक व्यापार के अड्डे बन चुके हैं। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट सरकारी अस्पताल में जो जिसका फ्री इलाज हो सकता है वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, और मजबूर होके अपने इलाज करवाने प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा। वहाँ उसको भर्ती करवा के 10 बीमारियाँ बता के डरा के उसको एडमिट करेंगे। हर दिन का उसका 15-20 हज़ार का बिल बढ़ जाएगा, एक हफ्ते में 1-2 लाख रुपए का बिल बढ़ जाएगा। आम आदमी बीमार क्या होगा तो टेंशन के मारे जान दे देगा।